हमने अपने बचपन में स्कूलों में साइंस और उसके फ़वाइद पे बहुत मज़ामीन लिखे और पढ़े। हमने अपने बचपन में ही अर्ली 2000 या मिड 2000 में हमने देखा कि एक रैपिड इंक्रीज़ हुआ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी सामने आए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी जराइम की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुई। और आप भी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं कि स्कैम कॉल्स आती हैं या गलत किस्म के मैसेजेस भेजे जाते हैं या फिर कोई ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है, डीप फेक के ज़रिए किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो साइबर क्राइम ने अब एक सेंटर स्टेज ले लिया जराइम की दुनिया में। हमने भी रिसेंटली अपने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, जो इस तरह के साइबर क्राइम्स को या टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम्स को केटर करता है, उस पर भी एक शो किया, बात किया, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में भी उस पर काफ़ी काम हुआ, अमेंडमेंट्स हुई। इसी तरह दुनिया में भी मेरे लिए एक नई बात थी कि 2001 में बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ, जिसमें यूरोपियन काउंसिल ने एक फ्रेमवर्क तय कर लिया साइबर क्राइम्स को लेकर। उसके बाद 2010 में अरब स्टेट्स ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया और अब 2024 में भी यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन किया, जिसका मैं नाम अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम के नाम से एक कन्वेंशन किया। और उसके अंदर भी साइबर क्राइम का अहाता करने की कोशिश की, क्योंकि आम जराइम से हट कर साइबर क्राइम की बाउंड्रीज़ बहुत वुसअत रखती हैं और ये ट्रांसनेशनल क्राइम के लिए भी काफ़ी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर आज बात करेंगे कामरान आदिल साहब से। सर, वेलकम टू द शो। कामरान आदिल साहब का इंट्रोडक्शन मैं पिछले शोज़ में भी देता रहा हूँ। रिसर्च फेलो हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान में, 2001 से मुंसलिक हैं। इसके अलावा भी नेशनल और इंटरनेशनल लॉज पर अखबारों में भी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं इनके आर्टिकल्स। इसके अलावा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है और बैचलर ऑफ सिविल लॉ प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कर रखा है। सर, यूनाइटेड नेशंस को इतना वक्त क्यों लग गया कि 2024 में यूनाइटेड नेशन का हमने साइबर क्राइम के ऊपर कन्वेंशन देखा, जबकि वही कन्वेंशन यूरोपियन काउंसिल, जिसमें बहुत 68 के करीब शायद मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने वो ऑलरेडी साइन किया। और मैंने ये यूनाइटेड नेशन का पढ़ा, मुझे तो देखने में एक जैसे लगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन को इतना वक्त क्यों लग गया 2024 में? थोड़ा सा ना हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो था 2001 में जब लाया गया, तो इट वाज बैक्ड बाय वेस्ट, एंड बाय वेस्ट आई मीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। उन्होंने उसको पुल किया था, उन्होंने उसको चलाया था, और वो काउंसिल ऑफ यूरोप के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ और उसके 68 कंट्रीज़ ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, इंक्लूडिंग यूएस एज वी स्पीक टुडे। तो द एग्जिस्टिंग लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑन साइबर क्राइम्स इज़ बुडापेस्ट कन्वेंशन। इन द मीनवाइल ये हुआ कि रशिया और चाइना ने पुश किया, ये जनरल असेंबली ने दिसंबर 2024 में रेजोल्यूशन पास की और ड्राफ्ट यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जो अंडर कंसल्टेशन है, इस वक्त दुनिया इस पर डिस्कशंस कर रही है, ये इसका ड्राफ्ट अनवेल किया गया। और पाकिस्तान में अभी तक से इस पर डिबेट और डिस्कोर्स शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के थ्रू आई एम श्योर के लोगों को पता लगेगा, तो उस पर बात भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ड्राफ्ट अंडर डिस्कशन है इस वक्त। बट इस पर अगर आप ब्रुकिंग्स की वेबसाइट पे जाएं, तो ब्रुकिंग्स की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, दे हैव रिटन अ वेरी क्रिटिकल नोट ऑन ड्राफ्ट यूएन कन्वेंशन, ये जो 2024 का है। और उनका ये कहना है कि इसका असल पर्पस जो है वो साइबर सिक्योरिटी में जो स्पेस बना रहा है रशिया और चाइना, और आपने एआई में भी मुकाबला देखा, मुसाबकत देखी बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो वो अपने अपने दोनों टर्फ्स को पुश कर रहे हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, ग्रेट गेम भी है, तो वो देखने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखेंगे कि जो यूएन ड्राफ्ट कन्वेंशन है 2024 का, इसके पे जो आगे का बहुत सारा काम होने लगा है, वो वियतनाम में होने लगा है। और आपको पता है कि वियतनाम जो है वो अब चाइना ड्रिवन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी है फॉर चाइना इन मैनी वेज। तो ये इसका बैकग्राउंड है। आगे जैसे आप कहेंगे हम इसके थोड़े से फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। मैं इसी चीज़ में कि आप यूएन का जो कन्वेंशन है, और मैंने फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन भी देखा, मैं बुडापेस्ट कन्वेंशन पे बाद में आता हूँ, क्योंकि यूएन कन्वेंशन के ऊपर मैं आपकी राय अभी चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप हमें इन्फॉर्म भी करें। तो इसके अंदर मेनली जो फोकस्ड एरियाज़ हैं वो क्या क्या हैं? ये जो ड्राफ्ट कन्वेंशन है यूएन का, इसके 9 चैप्टर हैं जी। मैं इसका ओवरव्यू दे दूं अगर आप इजाज़त दें। सबसे पहले इट इज़ उसका एक चैप्टर 1 इज़ जनरल इन नेचर। चैप्टर 2 जो है वो क्रिमिनलाइजेशन को डील कर रहा है। क्रिमिनलाइजेशन से मुराद ये है कि वो एक्टिविटीज़ जिनको साइबर क्राइम माना गया है अंडर दिस ड्राफ्ट कन्वेंशन, इसमें उन्होंने 8 कैटेगरीज डाली हैं।
एक है इलीगल एक्सेस, दूसरा है इलीगल इंटरसेप्शन, तीसरा है आईसीटी रिलेटेड फोर्जरी, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फिर आईसीटी रिलेटेड थेफ्ट, फिर है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, फिर है ग्रूमिंग अगेंस्ट चाइल्ड, फिर है नॉन कंसेंशुअल डिसेमिनेशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस। ये पाकिस्तान में भी बड़ा सीरियस इशू है कि लड़का लड़की की कोई तस्वीरें या मियाँ बीवी या तलाक होने के बाद भी वो एक दूसरे की तस्वीरें मीडिया में जी, इसमें वो उन्होंने लिखा भी है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्राइवेसी की, तो अगर वो भी और इसी तरीके से इसमें लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी, क्रिप्टो करेंसी, और आपको पता है जितने नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसके थ्रू वैल्यू एक्सचेंज हो सकती है, नॉट ओनली डाटा और इन्फॉर्मेशन बट वैल्यू कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन में डाल दी हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन अभी फर्म अप नहीं हुई है, उन पे अभी डिस्कशन दुनिया में हो रही है। और इसके अलावा चैप्टर 3 जो है वो जुरिसडिक्शन को डील करता है कि जुरिसडिक्शन कैसे ली जाएगी, क्योंकि साइबर की चीज़ ऐसी है कि ये जो हमारा जैसा प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा, कोई दुनिया में कहीं से भी यूट्यूब को एक्सेस करके देख सकता है। तो जुरिसडिक्शन इज़ अ वेरी बिग कंसर्न है कि क्या वो टेरिटोरियल होगी या नॉन टेरिटोरियल होगी। फिर आगे उसके दो और प्रिंसिपल हैं, एक्टिव टेरिटोरियल और फिर पैसिव टेरिटोरियल। फिर इसमें चैप्टर 4 में प्रोसीजरल मेजर्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से। चैप्टर 5 इज़ अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 5 जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डील कर रहा है, इसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट का कोऑपरेशन है। तो ये 3-4 एरियाज पे बहुत तकरीबन आधे से ज़्यादा कन्वेंशन जो है दैट कंप्राइजेज दिस चैप्टर 5। और इसमें बाउंड भी किया गया मेंबर स्टेट्स को या सिग्नेटरी जो स्टेट्स होंगी कि 24/7 उसका एक बाकायदा क्लॉज है 24/7 लिख के जी, नेटवर्क बनेगा, वो दे विल रिमेन अवेलेबल, कोई छुट्टी कोई ईद कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ द इमिनेंस ऑफ साइबर क्राइम्स। उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इट इज़ अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेट्स ले सकती हैं। चैप्टर 7 जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस का है एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताल्लिक़ है। चैप्टर 8 जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म क्या होगा, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है हर यूएन कन्वेंशन के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के साथ वो एक मैकेनिज़्म बना देते हैं और उसमें एक फंडिंग की स्ट्रीम बना देते हैं ताकि वो होता रहे। और आखिरी जो है वो फाइनल प्रोविजन है। फाइनल प्रोविजन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें एक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का है, जिसमें इसमें अगर कंट्रीज़ आपस में, दो कंट्रीज़ आपस में एग्री कर लेती हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ दिस ड्राफ्ट कन्वेंशन कि वो अपने डिस्प्यूट्स की इंटरप्रिटेशन आईसीजे से करवाएंगे तो वो करवा सकते हैं। और आर्टिकल 838 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट जो है वो इसकी इजाज़त देता है कि अगर दो कंट्रीज आपस में एग्री कर लेंगे तो दे कैन देन एक्सीड टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीजे को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डाला गया है। आर्बिट्रेशन और भी है, आर्बिट्रेशन के अलावा आईसीजे भी इसमें जी बिल्कुल, एडीआर की रिजीम भी पूरी है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, वो सारा का सारा कुछ हो सकता है। एंड इफ इट कम्स टू फाइनल पुश फॉर लिटिगेशन एडवर्स ओपिनियंस में तो फिर आईसीजे में जा सकता है। दिस इज़ द जनरल स्कीम ऑफ दिस ड्राफ्ट कन्वेंशन। तो ये ज़रूरी है कि ये जो ऑडियंस है इस पर आपको पता है हर प्रोविजन पे अलग बात हो सकती है, पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। पर्पस ये है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि इतना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है तो वी शुड नो अबाउट इट एंड वी शुड डिस्कस अबाउट। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज इसमें क्योंकि क्राइम्स डिफाइन किए गए, प्रोसीजर डिफाइन किए गया, बहुत कुछ सिग्नेटरी स्टेट्स की डिस्क्रेशन पे छोड़ा गया प्रोसीजर, तो वो एक बहुत लंबी शायद उस पर डिबेट हो सके, लेकिन एक फ्रेमवर्क इसका ये है। सर आपने मुझे जो इन चैप्टर्स का भी बताया, जो फ्रेमवर्क भी बताया, ये मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 के जो फ्रेमवर्क था उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके या उससे इसकी एक ब्रेन लिया गया और फिर इसके अंदर पुट कर दिया गया। तो इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस है? क्या मेजर डिफरेंस है? जी, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुडापेस्ट की अगर आप जाके उस कन्वेंशन की लैंग्वेज देखें तो बड़ी डेफिनेटिव है। ऑब्वियसली ये ड्राफ्ट कन्वेंशन है, वो डिस्कस होने के बाद, फर्म अप होने के बाद था तो लेकिन उसमें अगर हम ऑफेंसेस वाइज देखें, क्रिमिनलाइजेशन देखें तो क्रिमिनलाइजेशन में वहाँ पे 9 ऑफेंसेस हैं, यहाँ पे 8 ऑफेंसेस हैं। एक बड़ा डिफरेंस ये है। वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट्स को आर्टिकल 9 ऑफ द बुडापेस्ट में कवर किया गया है कि अगर कॉपीराइट रिलेटेड कोई ऑफेंसेस होंगे तो वो भी कवर किए जाएंगे। ये वेस्ट का बड़ा कंसर्न है
आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत सारी मॉनेटरी वैल्यू कैप्चर करते हैं वो लोग थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। परहैप्स रशिया और चाइना की वो वाली कंसिडरेशन नहीं है, तो ये इसलिए बड़ा क्लैरिटी के साथ एक वो नज़र आ जाता है फ़र्क। इसके अलावा जो उसकी ड्राफ्टिंग है वो बहुत टेक्निकली साउंड इसलिए है कि वहाँ पे सब्सटेंटिव ऑफेंसेस को अलहदा बताया गया है और प्रोसीजर अलहदा ले डाउन किया गया है। ठीक है, बुदापेस्ट कन्वेंशन में तो जाहिर बात है उसकी जो अभी ये चूँकि इवॉल्व हो रहा है, बट यस यू आर राइट कि इनका शेयर्ड एरिया है। फॉर एग्जांपल इलीगल एक्सेस दोनों में अनलॉफुल है, इसी तरह फोर्जरी थेफ्ट ये दोनों में है। इसी तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविजंस अबाउट चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ शेयर्ड एरिया, जिस पे हमें पता लगता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ की जो प्रोटेक्शन है वो बड़ा कंसर्न है, और पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ा इशू है, और इस पे भी लेजिस्लेशन हमारी अपनी नेशनल लेजिस्लेशन भी है, लेकिन ये कि ये दीज आर द कॉमन एरियाज। आगे जाके इसमें भी उसी तरह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाके इन्होंने आईसीजी को अगर पार्टीज एग्री करें तो वो दे सकते हैं, उनको जुरिसडिक्शन ग्रांट की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मुझे कुछ देखने को मिली, अब क्योंकि अब ये ट्रांसनेशनल इशू है, इसीलिए तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी आ रहे हैं। अब एक शख्स एक मुल्क में बैठ के कोई ऐसा जुर्म करता है कि जो दूसरे मुल्क के किसी भी शख्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि यूएन कन्वेंशन के अंदर एक्सट्रेडिशन की और इसकी हवालगी की बातें हुई हुई हैं। ऐसा मुझे बुडापेस्ट कन्वेंशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और यूएन कन्वेंशन में इस पर ज़रा ज़्यादा जी। जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसमें उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक आजकल नया सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस में आ रहा है, जिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर इफ़ करके बात की जाती है। तो उसमें ह्यूमन राइट्स की पूरी रिजीम को उन्होंने इफ़ करके ऑपरेट किया हुआ है, वो बहुत ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक है बुडापेस्ट कन्वेंशन की लैंग्वेज भी और उसकी अप्रोच भी। एज अगेंस्ट दैट दिस इज स्टेट सेंट्रिक, इसमें स्टेट को बहुत ज़्यादा सेंट्रलिटी दी गई है। जो ड्राफ्ट कन्वेंशन रोल आउट हो रहा है विच इज़ स्टिल अंडर डिस्कशन, और उसके अंदर ये स्टेट सेंट्रिक है, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक अगर आप थीमेटिक बात करें तो। पाकिस्तान में हमने क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में की भी बात की थी, अब जब मैं इन लॉज को पढ़ता हूँ तो पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्फेयर में साइबर क्राइम को लेकर शायद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में काफ़ी गैप मौजूद है। तो पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या ये गाइडेंस है जो पाकिस्तान इन कन्वेंशन से हासिल कर सकते हैं, और हमें कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ज़रूरत है काम करने की साइबर स्पेस? जी, इसमें जी ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने सिंस 2015 वो GCI इशू कर रहे हैं। GCI इज़ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। 2024 में जो उन्होंने इंडेक्स जारी किया है उसमें उन्होंने कंट्रीज़ को डिवाइड किया इनटू 5 टियर्स, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान फॉल्स इन टियर 1 विच इज़, जिनको कहते हैं कि ये मॉडल कंट्रीज़ की कैटेगरी में है। पाकिस्तान, इंडिया भी उसमें है, पाकिस्तान भी उसमें है। साइबर क्राइम्स की लेजिस्लेटिव उसको लेजिस्लेटिव इन टर्म्स ऑफ उसके फिर उन्होंने 5 पिलर बनाए हैं। एक पिलर जो है वो लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेशन में पाकिस्तान काफ़ी आगे है। हमारा जो पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, उसमें मैं एक बात कहता होता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ द पीपल, साइबर सिक्योरिटी डील्स विद सिस्टम्स। ठीक है। तो वो उसमें मिक्स प्रोविजन है, दोनों की प्रोविजन इकट्ठी डाली गई हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उसमें CTR का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कंप्यूटर रिस्पांस टीम्स हैं जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगी टू एनी साइबर अटैक, उसके ऊपर रूल्स भी आए 2024 में। तो ये उसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ मिक्स प्रोविजन है। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ये ऑफेंसेस हैं, बारिंग बुडापेस्ट का वो जो कॉपीराइट वाला कंटेंट वाला है वो नहीं हमारे पास, बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। वहाँ पे एक इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ें नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल होने की वजह से उस पर पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। तो नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट बिफोर यू टेक एक्शन। तो वो बड़ा डॉर्मेंट रह जाता है। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिस चीज़ को नॉन कॉग्निजेबल किया है, जैसे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, आपने देखा होगा, वो कब्जे ख़त्म करने के लिए लाए थे, पर उसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया। तो वो पहले बहुत लंबी लिटिगेशन होती है, एज लॉन्ग एज वो जैसे सिविल लिटिगेशन होती है, वो 5-5 साल लग जाते हैं, तो इफेक्टिव नहीं रहा, हालांकि वो क्रिमिनल डोमेन में था।
तो ये देखने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर जो लॉक्स हैं अननेसेसरी उनको ख़त्म किया जाए और उनको हम कॉग्निजेबल बनाए ताकि आम लोगों के मसले हल हो सकें। और साइबर क्राइम को सेपरेटली डील करना चाहिए इन माय हम्बल ओपिनियन। और साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें अलहदा सेटअप्स लाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ स्टेट सेंट्रिक, दिस इज़ सिस्टम सेंट्रिक, दैट इज़ इंडिविजुअल सेंट्रिक। तो ये हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमारी लेजिस्लेशन बुरी नहीं है, मैं उसको अच्छा भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इवॉल्व हो रही है। इसमें बेहतर से बेहतर आइडियाज़ आने चाहिए। डिस्कोर्स नहीं है, लोग इस पर बात उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे करनी चाहिए, इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। हम भी जब भी करते हैं तो हम एक एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं, उसको बहुत गुड कहना शुरू कर देते हैं या बहुत बैड कहना शुरू कर देते हैं। तो एकेडमिक व्यू के साथ या प्रैक्टिशनर इनपुट के साथ उसको एक्सपैंड करने की एक्सपैंड। सो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी और सर्टेनिटी के साथ शायद अलहदा करना चाहिए, या इस पर एटलीस्ट डिबेट होनी चाहिए, गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। एक आखिरी सवाल इसके ऊपर, मैं सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, कि ये जो यूएन कन्वेंशन अभी तो ड्राफ्ट है, इसके अलावा जैसे अरब स्टेट्स ने भी एक कन्वेंशन अपना किया, बुडापेस्ट में हुआ कन्वेंशन यूरोपियन यूनियन का और वेस्ट के कुछ कंट्रीज़ का, पाकिस्तान भी किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का इस वक्त हिस्सा है? नॉट टू माई नॉलेज, ठीक है। वैसे ITU का पाकिस्तान हिस्सा है, ITU UN की मल्टीलेटरल सिस्टम में। इशू ये हो रहा है कि आप जानते हैं कि पूरे मल्टीलेटरल सिस्टम्स जो हैं वो दे आर ऑन द डिक्लाइन, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। और ये भी जो UN कन्वेंशन है, दिस इज़ अगेन अनदर टेस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या वो फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत एक्सट्रीम होती जा रही है। इसमें भी मैंने डिफरेंसेस देखे जो शायद कल्चर और रिलीजन भी मैटर करता है। अरब स्टेट्स वाले में किसी भी किस्म की जो पोर्नोग्राफी है उसको उन्होंने क्राइम बनाया, जबकि मैं वेस्ट के उसमें देख रहा हूँ कि हर किस्म की पोर्नोग्राफी को उन्होंने नहीं बनाया, या तो इन्होंने टारगेट किया वो जो विदाउट कंसेंट है या फिर वो जो चाइल्ड रिलेटेड है। बिल्कुल सही है, इस तरह के डिफरेंसेस बड़ा अच्छा आपका व्यू है और वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उसकी जहाँ जहाँ शेयर्ड एरियाज हैं ऑफ इंटरनेशनल लॉ उसके साथ उनको अलाइन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या साइबर क्राइम्स के ऊपर आपने कामरान आदिल साहब का व्यू भी सुना, और आपने जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की UN के कन्वेंशन के मुतालिक, और इसमें एक चीज़ तो अच्छी थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में या इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है कि पाकिस्तान साइबर क्राइम्स को लेकर सीरियस भी है और उस पर लेजिस्लेशन भी कर रहा है। मज़ीद ज़ाहिर है डिबेट की इसमें ज़रूरत है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो ये कहना कि जी हम अब सही जगह पहुंच चुके हैं वो तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी तौर पर कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहा है। आज के शो में हमें इजाज़त दीजिए, आपका शुक्रिया, फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।